हेलो फ्रेंड्स। आइए मेरे चैनल गुड लक कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, ये घटना चक्र का नवीनतम संस्करण है और इसका विषय है भारतीय इतिहास। और आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो मौर्य साम्राज्य है उससे संबंधित पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न विभिन्न राज्यों के पीसीएस और आईएएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं गत वर्षों में, और व्याख्या सहित इनका हल दिया गया है। व्याख्याएं अति महत्वपूर्ण है। आगामी सिविल सर्विसेज परीक्षाओं में इसमें से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है, और प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पीवाईक्यू बहुत महत्वपूर्ण है। और व्याख्याओं से आपको बहुत सारा कंटेंट मेंस के लिए यहाँ से मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? ए है अमरावती, बी है भरहुत, सी है सांची और डी है सारनाथ। देखिए, जो सांची का स्तूप है उसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। ये मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, सांची का स्तूप। ठीक है। बाकी अमरावती, भरहुत और सारनाथ, ये जो स्तूप हैं ये भी अशोक द्वारा निर्मित किए गए हैं। ठीक है। और इसमें जो सांची का स्तूप है ये मध्य प्रदेश में है, रायसेन जिला में। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया। इस स्तूप का आरंभिक काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः विकल्प सी सही है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। भरहुत के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। ठीक है। अमरावती का स्तूप भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और सांची का स्तूप अक्सर परीक्षाओं में आता रहता है। विभिन्न दृष्टिकोण से इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं में। कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया। सारनाथ का धमेक स्तूप मूल रूप से अशोक के समय बनवाया गया था, जिसका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में निर्मित हुआ। ये क्वेश्चन आईएएस में लेटेस्ट पूछा गया है कथन के रूप में। ये सारनाथ का जो धमेक स्तूप है मूल रूप से अशोक के समय में बनवाया गया था, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है ये गुप्त काल में निर्मित हुआ है। यह स्तूप बिना अधिष्ठान के समतल भूमि पर बनाया गया। ठीक है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? ए में दिया है बिंबिसार, बी में दिया है अशोक। तो ये अशोक ने बनवाया है, ऊपर अभी पढ़ चुके हैं हम। तो बी आंसर हो जाएगा इसका अशोक, मौर्य सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सांची का स्तूप, ये रिपीट हो गया है फिर से। और सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसमें डी में दिया है अशोक, सम्राट अशोक। आंसर हो जाएगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 51। 51 में दिया है विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ठीक है। तो सांची का जो प्राचीन नाम था वो काकनाम, काकनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सांची का जो नाम है प्राचीन वो काकनाम नाम से जाना जाता है। ठीक है। गुप्त लेखों में इस जो है काकनाम नाम दिया गया है सांची को। तो ये आंसर हो जाएगा इसका काकनाम। ठीक है। एमपीपीसीएस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या है इसकी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विदिशा के पास स्थित है। यहाँ पर पर्वत के ऊपर कई स्तूपों का निर्माण किया गया है। इस कारण इसे महावंश के चेतीय या स्तूप का दूसरा नाम गिरि भी कहा गया है। ठीक है। चौथी सदी के गुप्त लेखों में
इसका नाम काकनाम या काकनाड़ महाविहार मिलता है। ठीक है। यहाँ पर कुल 3 स्तूप है। स्तूप संख्या 1 प्रधान स्तूप है। स्तूप संख्या 2 में अशोक के हम महामात्रों के अवशेष और स्तूप संख्या 3 में सारिपुत्र एवं मोगदलायन के भस्म पात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इन स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था, जिसे शुंग काल में इस अर्धगोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। ठीक है। तो ये जो आपका सांची का स्तूप है, जिसे सांची का प्राचीन नाम काकनाम भी दिया गया है, तो इसमें शुंग काल में अर्धगोलाकार जो पत्थर है उससे जो है इसको गोल आकार दिया गया है। ठीक है। तो ये सांची का जो स्तूप है, इसके विषय में ये जो 2-3 बातें हैं कि शुंग काल में इसे अर्धगोलाकार स्मारक को प्रस्तर से आच्छादित किया गया। ठीक है। और ये अशोक के द्वारा यहाँ निर्मित किया गया। ठीक है। अच्छा, और इसका जो इसका जो विस्तार है वो शुंग काल में किया गया। ये चीजें इंपॉर्टेंट है और ये लेटेस्ट आईएएस परीक्षाओं में पूछा गया था प्रश्न, तो आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 क्वेश्चन है, भरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? चोल स्थापत्य या कुषाण युगीन स्थापत्य या गुप्त काल के स्थापत्य या शुंग कालीन स्थापत्य? अभी हमने पढ़ा है भरहुत का जो स्तूप है और सांची का जो स्तूप है, इसकी स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है। और भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका और तोरण का जो निर्माण है वो शुंग काल में कराया गया है। और सांची के स्तूप का जो परिवर्धन एवं सौंदर्यकरण है वह भी शुंग काल में ही हुआ था। ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है। राजस्थान पीसीएस प्री एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। भरहुत स्तूप की पाषाण वेदिका एवं तोरणों का निर्माण शुंग काल में किया गया। सांची के स्तूप का परिवर्धन एवं सौंदर्यीकरण। ठीक है। परिवर्धन कहते हैं कुछ परिवर्तन जो देखने या शिल्प के दृष्टिकोण से अच्छा हो। ठीक है। परिवर्धन एवं सौंदर्यीकरण भी इसी काल में हुआ। किसके काल में? शुंग काल में। ठीक है। जबकि स्थापना भरहुत और सांची के स्तूप की किसके काल में हुई थी? मौर्य शासक अशोक के काल में। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि अब की बार सांची के स्तूप पर क्वेश्चन पूछा गया था आईएएस परीक्षा में। नेक्स्ट बार भरहुत पर भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? ए में दिया है भरहुत, बी में दिया है सांची, सी में दिया है सोनारी और डी में दिया है सत्तारा। तो ये सांची है बी आंसर इसका। ठीक है। सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर ये सब लिखा है। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पर स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो सांची का स्तूप किसके द्वारा स्थापित किया गया था? मौर्य शासक अशोक के द्वारा। इस स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा या बोध गया का अंकन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54। सूची फर्स्ट का सेकंड से सुमेलन करवा रहा है। ए में दिया है स्थान,
और बी में दिया है स्मारक या भग्नावशेष। तो स्थान क्या है? कौशाम्बी। और कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ। ठीक है। तो आपका कौशाम्बी घोषित राम मठ से जो है मेल खा जाएगा, तो इसमें ए आ जाएगा, या इसके नंबर ही लिख लेते हैं। कौशाम्बी में क्या आ जाएगा? घोषित राम मठ। और कुशीनगर में क्या आ जाएगा? रानाभर स्तूप। तो रानाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। 3। और श्रावस्ती में क्या आ जाएगा? सहित महेत। और बचा सारनाथ। सारनाथ में क्या आ जाएगा? 1 धमेक स्तूप। ये तो सभी जानते हैं आप लोग। तो इसका कोड बन गया 2314। 2314। ठीक है। व्याख्या में भी यही दिया है। कौशाम्बी में घोषितराम मठ है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहित महेत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? ठीक है। तो अनुगमन किया, ये ये पूछ रहा है कि जो स्थान आपको दिए गए हैं निम्न में से किस स्थान पर सबसे पहले गया, फिर उसके बाद गया, फिर उसके बाद तीसरे स्थान पर कब गया, चौथे पे कब गया, तो इनका क्रम बनवा रहा है आपसे। ठीक है। तो सबसे पहले तीर्थ यात्रा के क्रम में अशोक कहाँ गया था? लुम्बिनी। ठीक है। दूसरे नंबर पे कहाँ गया था? कपिल वस्तु। और तीसरे नंबर पे गया। और चौथे नंबर पे सारनाथ। और पांचवें नंबर पे कुशीनगर। और छठे नंबर पे लुम्बिनी, सॉरी श्रावस्ती। ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं। पहले पे हो जाएगा लुम्बिनी, दूसरे पे कपिल वस्तु, तीसरे पे गया, चौथे पे सारनाथ, पांचवे पर कुशीनगर, और छठे पर श्रावस्ती। ठीक है। तो इसका कोड बन गया है आपका 4, 2, 1, 5, 3, 6। ठीक है। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसमें। ये आपका डी आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राओं को रोक दिया तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राओं को प्रारंभ किया। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, तो राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद कहाँ गया था? ये 8वां शिलालेख बताता है अशोक का, संबोधि, बोध गया। ठीक है। और 20 वर्ष बाद कहाँ गया था? लुम्बिनी। ये कौन बताता है? रुमिनदेही अभिलेख। ठीक है। ये रुमिनदेही अभिलेख बताता है कि 20 वर्ष बाद अशोक बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी गए और वहां पर भूराज शुक्र की दर 1/6 से परिवर्तित करके 1/8 कर दी थी। ठीक है। और बलि कर माफ कर दिया था। अच्छा, लुम्बिनी गए तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अशोका द बुद्धिस्ट एम्परर ऑफ इंडिया के 7वें अध्याय द इंडियन लीजेंड्स ऑफ अशोका में साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धम्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है। सबसे पहले लुम्बिनी गए,
फिर कपिलवस्तु, फिर बोधगया, फिर सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर और सबसे बाद में श्रावस्ती। ठीक है, तो एक क्रम आपको याद रखना है कि आप इसका कोई भी कोड बना लीजिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्यों क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और यूपीपीसीएस का तो प्रिय क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, तो अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें ए में दिया है संस्कृत, बी में दिया है प्राकृत। तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उनमें अधिकांशतः भाषा प्राकृत है और लिपि ब्रह्मी है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो बी आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत, पाली और हिंदी नहीं। ठीक है, तो बी प्राकृत आंसर हो गया इसका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक का जो इतिहास है हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, नंबर 3 गुहालेख। ये शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो भिन्न-भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। इनमें प्रमुख शामिल स्थान है शहबाजगढ़ी नंबर 1 पर, दूसरे पर है मानसेहरा। ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा आधुनिक पाकिस्तान में है, पेशावर के आसपास। ठीक है, नंबर 3 कालसी, ये कालसी उत्तराखंड में है। गिरनार, ये गुजरात में है। धौली, जोगढ़, एरारगुड़ी और नंबर 8 सोपारा। ठीक है, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्रह्मलिपि में लिखे गए हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं उनकी भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है, ब्रह्मी। केवल 2 अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्रह्मी न होकर खरोष्टी है। ठीक है, तो ये जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख हैं इनकी जो लिपि है वो ब्रह्मी न होकर खरोष्टी है। और ये शहबाजगढ़ी मानसेरा अभिलेख जो हैं पाकिस्तान के पेशावर के आसपास से मिले हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं। ठीक है, तक्षशिला से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख मिला है। तक्षशिला भी पाकिस्तान में है और ये आर्मेयिक लिपि में तक्षशिला वाला अभिलेख है। ठीक है, और सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख मिला है। तो सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में दो भाषा वाला अभिलेख मिला है। इसका ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हालांकि जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ये समस्त इम्पोर्टेंट है और इसमें से भविष्य में प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, अच्छा, तो भाषा कौन कौन सी थी इसकी सरेकुना की? सरेकुना जो अभिलेख है इसकी भाषा कौन कौन सी थी? यूनानी एवं सीरियाई भाषा। ठीक है, और जो है यूनानी और आर्मेयिक लिपियों में ये लिखा गया था। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो द्विभाषिया सरेकुना से और लगमान से जो प्राप्त हुआ है ये आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिलेख हैं। ये आते ही रहते हैं परीक्षाओं में, यूपी पीसीएस में भी और आईएएस में और अन्य पीसीएस परीक्षाओं में भी आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, मतलब ये 2 कथन है और ये कह रहा है कि नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कथन 1 है, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अधिकांश अभिलेख अशोक के प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में
हैं, तो ये आपका राइट हो गया। दूसरा है कथन, मानसेरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त अभिलेख प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में हैं। ठीक है, तो लिपि क्या है इनकी? मानसेरा और शहबाजगढ़ी से जो प्राप्त हैं अभिलेख प्राकृत, और जो सॉरी लिपि खरोष्टी है, और भाषा क्या है? प्राकृत। ये जो मानसेरा और शहबाजगढ़ी से अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, तो ये दूसरा भी ठीक है। तो दोनों पे दोनों ठीक है, ये आपका सी आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? ठीक है, तो अभी हमने पूरा पीछे पढ़ा है कि अशोक के जो स्तंभ है उन पे अधिकांशतः ब्रह्म लिपि और प्राकृत भाषा लिखी गई है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्म लिपि, सामरी पाली संस्कृत नहीं। ठीक है, बिहार पीसीएस 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख हमने ऊपर पढ़े थे अभी, ये खरोष्टी लिपि में है। तो कालसी नहीं, गिरनार नहीं, मेरठ नहीं, और शहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख ये खरोष्टी लिपि में है, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कालसी अभिलेख और गिरनार अभिलेख और मेरठ अभिलेख, इनकी जो लिपि है वो ब्रह्मी है तीनों की। कालसी अभिलेख उत्तराखंड से मिला है, और गिरनार अभिलेख आपका गुजरात से मिला है, और मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये यहाँ से मिला है मेरठ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? ठीक है, तो पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख थे वो प्राकृत भाषा में थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा है अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में हैं, तो ये प्राकृत भाषा सी आंसर हो जाएगा, पाली नहीं, संस्कृत नहीं, और ब्रह्मी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ब्रह्मलिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? तो ब्रह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, ये आपका क्वेश्चन है। तो पत्थर की पट्टियों पर नहीं, मोहरों पर नहीं, अच्छा सी स्तंभों पर नहीं, ये डी सिक्कों पर इसका आंसर है। यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया गया है, ब्रह्मलिपि का प्रथम उद्वाचन मुख्यतः सिक्कों पर उत्कीर्ण विशेषकर द्विभाषी, ठीक है, अक्षरों से हुआ, और फिर उसी कुंजी को पत्थर के शिलालेखों पर लागू करके वर्णमाला को लगभग पूर्ण रूप दिया गया। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। ठीक है, तो ये ब्रह्मी लिपि में जो अशोक के अभिलेख हैं इनको सबसे पहले पढ़ने का कार्य किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख किस विद्वान ने पढ़े, तो ये जेम्स प्रिंसेप है इसका आंसर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 62 में दिया है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ए में दिया है बुहलर, बी में दिया है रॉबर्ट सेवेल, सी में दिया है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप इसका आंसर हो जाएगा। आईएएस, यूपीपीसीएस मेंस और यूपीपीसीएस जीआईसी, इसमें सब क्वेश्चन पूछा गया है ये इन परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था, फिर से सॉरी
फिर से क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ये ए आंसर है इसका, जेम्स प्रिंसेप। जबकि बी में दिया जॉर्ज यूलर, नहीं। सी में दिया है विंसेंट स्मिथ, नहीं। और डी में दिया है अहमद हसनदानी, नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 64। ब्रह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए में दिया है ए कनिंगम, बी में दिया है ए एच दानी, सी में दिया है व्यूलर, डी में दिया है प्रिंसेप। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ए में दिया है जॉन टावर, बी में दिया है हैरी स्मिथ, सी में दिया है चार्ल्स मैटकोफ, और डी में दिया है जेम्स प्रिंसेप। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका 66। सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन या डिसाइफर किसने किया था? मतलब ये समझ लीजिए आप, विकुटन का मतलब है कि किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को। ठीक है। तो ये फिर से आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें ए में दिया है जॉर्ज यूलर और बी में दिया है जेम्स प्रिंसेप, तो इसका आंसर जेम्स प्रिंसेप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 67। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ठीक है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि पेशावर के निकट जो अभिलेख मिले हैं, ये आजकल पाकिस्तान में है पेशावर, उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। ए में दिया है ब्रह्मलिपि, बी में दिया है आर्मेयिक लिपि, और सी में दिया है देवनागरी लिपि, और डी में दिया है प्रोष्टी लिपि। ठीक है। तो ये जो आपका अभिलेख है, शहबाज शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ये अभिलेख थे वे। ठीक है। और ये दोनों अभिलेख जो है प्रोष्टी लिपि में थे, तो डी आंसर हो जाएगा इसका, प्रोष्टी लिपि। ठीक है। और जो सारेकुना अभिलेख है, ये द्विभाषिया अभिलेख है, और इसकी लिपि क्या है? आर्मेयिक और यूनानी। व्याख्या है इसकी, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कौन से? ये आपके हैं शहबाजगढ़ी और मानसेरा वाले अभिलेख। ठीक है। तो इनकी जो लिपि है वो खरोष्टी है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और लिपि क्या है? ब्रह्मी। और दो अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेरा की लिपि क्या है? खरोष्टी, इनकी ब्रह्मी नहीं है। और सरेकुना की जो लिपि है वो आर्मेयिक और यूनानी है। ये द्विभाषीय अभिलेख भी है सरेकुना। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी व्याख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता रहता है, तो आप इसको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहां से प्राक अशोक ब्रह्मलिपि का पता चला। ठीक है। तो प्राक अशोक, इसका नागार्जुन कोंडा दिया है ए में, और बी में दिया है अनुराधापुर, सी में दिया है ब्रह्मगिरी, और डी में दिया है मास्की। तो ये अनुराधापुर आंसर है इसका, ये श्रीलंका में है, तो बी आंसर हो जाएगा अनुराधापुर। ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्राक अशोक ब्रह्मी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला। कुछ और स्थानों के अभिलेख से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिसके नाम इस प्रकार है, पिपरहवा, सहवोरा और महास्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
69। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए में दिया है ब्रह्मी, बी में दिया है नंदनागरी, और सी में दिया है शारदा, और डी में दिया है खरोष्ठी। तो ये खरोष्ठी जो थी, ये लिपि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जबकि हमारी हिंदी कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट। तो हिंदी के बिल्कुल विपरीत लिखी जाती थी खरोष्ठी लिपि, राइट टू लेफ्ट। ये राइट, ये राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये डी आंसर हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। आइए, इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, इसकी जो व्याख्या है, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से यानी कि राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, या दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप, ग्रोटेफैंड और तीसरे हैं लेसेन, इन विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70। 70 में दिया है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर या राइट से लेफ्ट लिखी जाती? ठीक है। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, खरोष्ठी लिपि। सी आंसर हो जाएगा इसका, खरोष्ठी लिपि। ठीक है। बिहार पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। 21। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? ठीक है। तो ए में दिया चक्रवर्ती, बी में दिया धर्मदेव, ना तो चक्रवर्ती है ना धर्मदेव है, और सी में दिया है धर्मकीर्ति नहीं, डी में दिया है प्रियदर्शी। हाँ, प्रियदर्शी है अशोक के अभिलेखों में, जो इसके नाम के उपाधियां मिली हैं, देव नाम, प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ये सब मिला है। ठीक है। ये इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो डी आंसर हो जाएगा इसका, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी या देवताओं का प्रिय और देखने में सुंदर, ये सब मिलता है अशोक के अभिलेखों में, इसकी उपाधियां। तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। ए में दिया है चक्रवर्ती, बी में दिया है प्रियदर्शी, सी में दिया है धर्मदेव, डी में दिया है धर्मकीर्ति, ई में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रियदर्शी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, तो बी आंसर हो जाएगा, प्रियदर्शी। ये अशोक के अभिलेखों में इसको देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी, देवनाम प्रिय, ये सब जो है उपाधियां लिखी गई है अशोक के अभिलेखों में अशोक के लिए। ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा, प्रियदर्शी। बिहार पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिलेखों में किस अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? ठीक है। तो ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है अशोक। तो ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अशोक के उपाधियां हैं उसके शिलालेखों में प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय। ठीक है। एमपीपीसीएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर आपका 74। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ठीक है। ए में दिया है इन पर बढ़िया पालिश है, राइट है बिल्कुल। बी में दिया है ये अखंड है, ये भी बिल्कुल सही है। एक ही पत्थर से बने हैं अशोक के जो स्तंभ लेख है। ठीक है। और सी दिया है स्तंभों का सेप्ट शुंडाकार है, ये भी ठीक है।
और डी दिया है ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है, तो डी आंसर हो जाएगा। गलत ही पूछ रहा है ये कि कौन सा गलत है, तो आपका डी आंसर होगा। ठीक है जी। आईएएस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर, ये रिलीफ है स्कल्पचर रिलीफ शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है। ठीक है, तो ये कंगनहल्ली शिलालेख है, ये आंसर हो जाएगा इसका कंगनहल्ली। ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपसे आईएएस परीक्षा 2019 में पूछा गया था। कर्नाटक के कुलबुर्गी जिले में भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर यानी पत्थर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रानियों अशोक या राजा अशोक लिखा है। ठीक है। 76। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो देखिए जो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है वो मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, उदयगोलम, इन अभिलेखों में चारों में मिलता है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये अभिलेख दोबारा बता देता हूँ। मास्की, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेट्टूर अभिलेख और उदयगोलम अभिलेख। ठीक है जी, इनमें अशोक का नाम व्यक्तिगत अशोक मिलता है। ठीक है, तो इसमें मास्की दिया है, इसे ये आंसर हो जाएगा मास्की। बाकी कालसी में नहीं है, रुमंदेही में नहीं है, विशिष्ट कलिंग राजादेश में नहीं। इस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी व्याख्या है, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके शिलालेखों से ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर और उदयगोलम के लघु शिलालेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। ठीक है, और जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख हैं ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, इसके ये भी ध्यान रखिएगा। मास्की और गुर्जरा अभिलेख दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लिखित है। तो अभी मैंने बताया था मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम के जो अभिलेख हैं इसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। इन अभिलेखों में लघु अभिलेख कहलाते हैं ये। तो ए दिया है भाब्रू अभिलेख नहीं, बी दिया है 13वां शिलालेख नहीं, सी दिया है रुमिंदेय स्तंभलेख नहीं, डी दिया है मास्की का लघु शिलालेख। ठीक है, तो ये मास्की का लघु शिलालेख आंसर हो जाएगा आपका। जबकि जो आपका 13वां शिलालेख है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अशोक का पश्चाताप भी इसमें 13वें शिलालेख में बताया गया है, और धम्म विजय के विषय में भी 13वां शिलालेख वर्णन करता है अशोक की। ठीक है, और जो रुमिंदी अभिलेख है ये अशोक की यात्रा और भू राजस्व की दर लुम्बिनी में जब गए थे अशोक, तो वहां पर भू राजस्व की दर 1/8 कर दी थी, 1/6 से घटाकर। और क्योंकि ये बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी, इसलिए वहां पर उन्होंने बलि कर माफ भी कर दिया था। तो भू राजस्व की दर घटाकर 1/6 से 1/8 की थी, और बलि कर को माफ कर दिया था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। किस कारण से? क्योंकि ये भगवान बुद्ध का जन्म स्थान था लुम्बिनी। अच्छा, जो आपका बाबरू अभिलेख है इसमें बौद्ध धर्म के प्रति अपनी श्रद्धा अशोक ने प्रकट की थी, और बौद्ध ग्रंथों और धर्म के वचनों को जो है प्रकट किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो ए में दिया है गुर्जरा,
बी में दिया है एरोरा, और सी में दिया है ब्रह्मगिरी, और डी में दिया है सारनाथ। तो अभी मैंने बताया था ऊपर, गुर्जरा, मास्की, उदयगोलम और निट्टूर जो अभिलेख है उसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, अशोक। ठीक है, तो इसमें से कोई सा भी अभिलेख आ जाता है, 4 अभिलेख है, कभी गुर्जरा, कभी मास्की, कभी निट्टूर। ठीक है, और ये जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख है ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका गुर्जरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, अशोक का रुमिंदीय स्तंभ संबंधित है। ठीक है, तो ए में दिया है बुद्ध के जन्म से, बी में दिया है बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, सी में दिया है बुद्ध के प्रथम उपदेश से, डी में दिया है बुद्ध के शरीर त्याग से। ठीक है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका बुद्ध के जन्म से, रुमनदेही। तो रुमनदेही का जो अभिलेख है वो ये कहता है कि 20वें वर्ष, अशोक अपने शासन के 20वें वर्ष, रुमनदेही या लुम्बिनी की इन्होंने वहां पर यात्रा की, और लुम्बिनी चूंकि भगवान बुद्ध के जन्म स्थली थी, वहां पर इन्होंने बलि कर माफ कर दिया था, और भू राजस्व की दर अशोक ने 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी। ठीक है, तो ये रुमनदेही अभिलेख से हमें पता चलता है। व्याख्या इसकी, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहां एक स्तंभ, शिला स्तंभ रुमनदेही लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। उसने बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप इससे पूर्णतः लाभान्वित होंगे, और वीडियो का पूर्ण लाभ लेने के लिए इसे आप प्लीज बार बार देखिए, और जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आगामी परीक्षाओं में से इसमें इनमें से प्रश्न बनने की पूर्ण संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।